नमस्कार मित्रों, सबसे पहला सवाल होली कब है। तो ये सवाल इस होली का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इस बार गूगल कुछ बता रहा है, कैलेंडर कुछ बता रहा है, पंडित जी कुछ और बता रहे हैं। तो इसी के साथ आपको हैप्पी होली और करंट जीके बाय शाक चैनल में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं मार्च माह की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, और आज के इस वीडियो में होली के पावन पर्व पर हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य। चूँकि एलडीसी का एग्ज़ाम पास है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो तुरंत लेके आया हूँ आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इन सूचकांकों को जारी करने वाली है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इसका शीर्षक जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, संस्करण है 11वां। ये आपको ध्यान रखना है, और इसमें सर्वोच्च स्थान हासिल किया है यूएसए ने। ये कुल 55 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन है, और इस 55 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत की जो रैंकिंग है वो है 42वीं। सर्वोच्च रैंकिंग आपको ध्यान रखना है यूएसए की है, भारत की है 42वीं। पिछली बार जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 43वीं रैंकिंग। और सबसे निम्नतम रैंकिंग की अगर हम बात करें तो सबसे निम्नतम रैंकिंग जो है वो है वेनेजुएला की। ठीक है, वेनेजुएला की। शीर्ष देश हम देख लेते हैं यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। ये है शीर्ष 4 देश, और सबसे निम्नतम स्थान पर है वेनेजुएला। फिर बात करते हैं इजराइल की न्यायिक सुधार योजना की। इजराइल की संसद नेसेट ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मतदान किया है। इजराइल की संसद का नाम वैसे भी जीके में पूछा जा सकता है, तो नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। इसमें केस जो है वो साइलेंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इजराइल के पीएम जो है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की संसद ने न्यायिक सुधार योजना के तहत ये निर्णय दिया है कि नेसेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को रद्द करने की शक्ति जो है वो हासिल कर पाएगी इन सुधारों के बाद में। हालांकि वहाँ की जनता ने काफ़ी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए हैं, और उनके नागरिकों का मानना भी है कि नए बदलाव जो है वो कानून निर्माताओं से सवाल करने के लिए देश की न्यायिक प्रणाली की शक्ति को कम कर देंगे। नेक्स्ट है रूस से हथियार खरीद में भारत शीर्ष में। रूस का 30% जो निर्यात है 20% जो निर्यात है वो अकेले भारत को होता है, और रूस ने $13 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ के हथियारों की आपूर्ति भारत को की है पिछले 5 सालों में। फिर बात करते हैं भारत, फ्रांस और यूएई के त्रिपक्षीय सहयोग। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कैलोना और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नायान ने 4 फरवरी को एक त्रिपक्षीय सहयोग के ढांचे की मंजूरी दी है। और ये ढांचा क्या है? इस ढांचे को नाम दिया है त्रिपक्षीय सहयोग पहल, यानी ट्राइलेटरल कॉरपोरेशन इनिशिएटिव। इस पहल के तहत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना तैयार करने की संभावना तलाशी जाएगी। नेक्स्ट है ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर है, यानी ये रेटिंग जारी की गई है मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक वेबसाइट द्वारा। ये कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है 79% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर है। और इसमें दूसरा स्थान जो हासिल किया है वो किया है एंड्रेल मैनुअल लोपेड ओब्रेडोर, जबकि तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलेन बेरसेट। जो बाइडेन को इस सूची में स्थान मिला है 8वां। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की। प्रमुख जैव ईंधन उत्पादकों ने यानी अमेरिका, ब्राजील और अन्य इच्छुक देशों ने मिलकर एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के लिए विकास की दिशा में काम किया जाएगा। ये निर्णय लिया गया 6 से 8 फरवरी 2023 को आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के दौरान। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस पुरी द्वारा ये घोषणा की गई है कि एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन अलायंस जो है वो बनाया जाएगा। फिर है फिलीपींस में अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए अमेरिका से समझौता। फिलीपींस में अभी हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का दौरा था 31 जनवरी को। इस दौरे में फिलीपींस ने सहमति प्रदान की है, और ये सहमति है फिलीपींस के 4 और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल जो है वो यूएस की आर्मी कर सकेगी। इसी को लेकर ये समझौता हुआ है। पहले भी 2014 में उन्नत रक्षा सहयोग समझौता यानी EDCA के तहत
अमेरिका को पहले से फिलीपींस के 5 ठिकानों का इस्तेमाल करने का अधिकार जो था वो प्राप्त था। और आपको पता होगा फिलीपींस और चाइना के रिलेशन जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण रहते हैं अपनी समुद्री सीमा को लेकर, और इसीलिए यूएसए जो है वो वहाँ पर अपनी घुसपैठ बढ़ाना चाहता है चीन के विरुद्ध। नेक्स्ट है 2025 तक दुनिया की आधी बिजली खर्च करेगा एशिया। ये रिपोर्ट जारी की है IEA ने, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। IEA ने वर्ष 2025 तक एशिया जो है वो विश्व की आधी बिजली का उपभोग करेगा। और भारत में जो बिजली की डिमांड है वो 5.6% वार्षिक दर से बढ़ सकती है, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। फिर है भारत और अमेरिका के मध्य ICET पहल, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल इसका पूरा नाम है ICET, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल। ये पहल हुई है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व यूएसए के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के मध्य। इस पहल के द्वारा जो आपसी रक्षा सहयोग है उनको विस्तार दिया गया है। इस पर भारत और अमेरिका की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व PM नरेंद्र मोदी की मई 2022 में ही कर दी गई थी। इस पहल की घोषणा तो समझौता अब संपन्न हुआ है। फिर है भारत और सेशल्स के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग हेतु समझौता। भारत ने सेशल्स राष्ट्र में हिंद महासागर का छोटा द्वीपीय समूह का राष्ट्र है सेशल्स, वहाँ पर एक समझौता किया है। ये समझौता संपन्न हुआ है भारत के इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडिया ओशन रीजन और सेशल्स के क्षेत्रीय समन्वयक संचालन केंद्र के मध्य। ये समझौता इसलिए हुआ है कि इसका उद्देश्य है समुद्री डोमेन जागरूकता, सूचनाओं का आदान प्रदान, विशेषज्ञता विकास को बढ़ाने के लिए दोनों केंद्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। भारत का जो सेशल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अड्डा भी है जिसे 1990 में बनाया गया था और 2016 में इसका सैन्य अड्डे का विस्तार किया गया था। नेक्स्ट है HAL और UAE के शीर्ष रक्षा कंपनी के मध्य एक हुआ है MOU। UAE की शीर्ष रक्षा कंपनी है EDGE और भारत की एरोस्पेस फर्म है HAL जो भारतीय हेलीकॉप्टर का निर्माता भी है। ये जो MOU हुआ है वो अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में 20 से 24 फरवरी के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन में किया गया है। इसमें मानव रहित ड्रोन का सहयोगी विकास शामिल होगा। इस समझौते के तहत एज और HAL दोनों अपनी जो तकनीकें हैं वो आपस में साझा करेंगे और ड्रोन का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो जारी किया जाता है। एक NGO और इंटरनेशनल संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो भ्रष्टाचार के सूचकांक जारी करती है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका मुख्यालय जो है वो डेनमार्क में है। सूचकांक में शीर्ष स्थान जो है वो डेनमार्क का है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी भी जाती है। इसमें 180 देशों की रिपोर्ट शामिल की गई है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश बताया गया है और सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश बताया गया है। RS का ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है हमेशा से ही RPSC का। सूचकांक में शीर्ष 5 पे है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, नॉर्वे और सिंगापुर। फिर निम्न स्थान पर जो है वो सबसे नीचे की रैंक में है सोमालिया, सीरिया, दक्षिणी सूडान, वेनेजुएला और यमन। भारत में इसमें 85वां नंबर पहले था और अब भी 85वां नंबर है, यानी भारत की स्थिति भ्रष्टाचार के मामले में पिछले साल के मुकाबले बराबर है। जो पिछले साल थी 2022 में वही 2021 में वही 2022 में है। फिर अब भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान 25वां स्थान, चीन का 65वां स्थान, श्रीलंका का 101वां स्थान, नेपाल का 110वां स्थान, पाकिस्तान का 140वां स्थान, बांग्लादेश का 147वां स्थान। यानी कि भूटान को छोड़कर और चीन को छोड़कर भारत के पड़ोसी देशों के हालात भारत से भी बदतर है। फिर बात करते हैं किंग चार्ल्स III का आधिकारिक चिन्ह। जो भी नया किंग बनता है उसका अपना एक स्वयं का लोगो भी जारी किया जाता है और अब जो जारी किया गया है कि किंग चार्ल्स III का लोगो जारी किया गया है, क्योंकि चीन के इससे पहले जो सम्राट महारानी थी उसका एलिजाबेथ का निधन हो चुका है और उसके बाद किंग चार्ल्स III जो है वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति यानी राज प्रमुख या सम्राट बने हैं। ब्रिटेन में जो है वो राज प्रमुख होता है, सम्राट होता है, तो उसमें वहाँ पर लोगो जो मोहर है वो जारी की गई है और ये जारी की है जॉन ईवे और उनके सहयोगियों द्वारा बनाई गई है और बकिंघम पैलेस द्वारा जारी की गई है और ये मोहर है। इसमें एक छवि में यूनाइटेड किंगडम के चारों राष्ट्रों को प्रतीक
वनस्पतियों के रूप में शामिल किया गया है जो सम्राट के प्रकृति के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। इसमें गुलाब, थीसल, डैफोडिल, शैमरॉक आदि शामिल है। इनका राज्याभिषेक हुआ था 6 मई 2023 को। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की प्रमुख करंट अफेयर। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य की। राष्ट्रीय परिदृश्य में पहली खबर है लद्दाख सिकुला सुरंग के निर्माण को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। लद्दाख में सिकुला सुरंग का निर्माण किया जाएगा जो पड़ता है मनाली दारचा पदम नीमू सड़क संपर्क मार्ग पर। इसकी जो लंबाई है होगी वो होगी 4.1 किलोमीटर। इस सुरंग को BRO द्वारा बनाया जाएगा यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाएगा और इसकी लागत जो होगी वो होगी 1681 करोड़ रुपए। दिसंबर 2025 तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सिकुला सुरंग जो है वो चीन और पाकिस्तान के खतरे के मद्देनज़र काफ़ी सेना के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और ये जो है वो मनाली उपसी लेह राजमार्ग से अधिक सुरक्षित भी होगी। अन्य सुरंग जो है वो अटल सुरंग जो मनाली को लेह से जोड़ती है, जोजिला सुरंग जो निर्माणाधीन है, ये श्रीनगर, कारगिल और लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। फिर है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है जिसका नाम है दी वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम जो है वो फरवरी 2023 में स्वीकृत किया गया है। 4800 करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम है। आसान भाषा में मैं बताऊं तो ये प्रोग्राम ये है कि इसमें बॉर्डर एरिया में जो गांव आते हैं वहाँ पर वन प्रोडक्ट वन विलेज को तरहीज दी जाएगी यानी वरीयता दी जाएगी और वहाँ पर डेवलपमेंट के काफ़ी प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसमें 19 जिले, 46 सीमा ब्लॉक और 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ये योजना जो लागू की जाएगी। पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया गया है। यहाँ पर हब एंड स्पोक मॉडल की तर्ज पर विकास केंद्रों का विकास किया जाएगा। एक गांव एक उत्पाद यानी स्थायी इको एग्री बिजनेस का विकास किया जाएगा जहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी हो पाए। जिला प्रशासन द्वारा योजनाएं तैयार की जाएगी ग्राम पंचायतों की सहायता से। नेक्स्ट है NEP के तहत एक अध्ययन सामग्री जादुई पिटारा लॉन्च की गई है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 8 वर्ष तक का बच्चा आ जाता है दूसरी क्लास तक, ठीक है, 3 वर्ष तक का प्री प्राइमरी, 3, 4 और 5 तक प्री प्राइमरी और 6 के बाद पहली, 6, 7, 8 तक पहली क्लास आ जाती है, पहली दूसरी क्लास। तो इसमें जादुई पिटारा लॉन्च किया गया है। इस जादुई पिटारे के अंतर्गत काफ़ी फ्लैश कार्ड, वर्कशीट, पोस्टर, पहेली, कठपुतली, खिलौना, कहानी पुस्तकें आदि चीज़ें जो सामग्री बच्चों की लोकप्रिय सामग्रियाँ रखी गई है। और जादुई पिटारा आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसके तहत लॉन्च किया गया। ये राष्ट्रीय NEP के लिए लॉन्च किया गया और इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए खेल सामग्रियाँ हैं। 1 व 2 पर भी ये लागू है। बच्चे खेलते हुए मज़े करते हुए सीखेंगे। इन्हें 5 क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया है। शारीरिक विकास के लिए, सामाजिक, भावनात्मक व नैतिक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, भाषा व साक्षरता विकास के लिए, सुरुचिपूर्ण व सांस्कृतिक विकास के लिए। तो ये 5 क्षेत्रों के लिए लागू की गई है जादुई पिटारा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में 40 खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ 10 फरवरी को किया। ये शुभारंभ किया गया था खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का 3रा संस्करण जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हो रहा है उसकी शुरुआत की घोषणा के दौरान इन 40 केंद्रों का भी उद्घाटन शुभारंभ किया गया है। फिर है भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी वायुयान को ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एक होता है, उसी तरह ड्रोन्स एयर का ट्रैफिक मैनेजमेंट संभालने के लिए भारत ने स्वयं का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ड्रोन्स के लिए स्काई UTM नाम से लॉन्च किया है। ये स्काई UTM जो है वो एकमात्र ड्रोन एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाउड बेस्ड एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित होगा। ये स्काई UTM जो है वो एयर स्पेस में सभी ड्रोन और सभी एरियल मोबिलिटी ऑपरेटर को ऑटोनोमस नेविगेशन, रिस्क असेसमेंट, कनेक्टिविटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रदान करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है इसमें एक स्काई टनल नाम का एक फीचर भी है जो अभी तक दुनिया में किसी और ने पूरा नहीं किया है। स्काई टनल जो है वो 2 जगह के बीच एक एयर कॉरिडोर और एक इनविजिबल कनेक्ट जो है वो स्थापित करता है। फिर है 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में सरकार ने वृद्धि की है। केंद्र सरकार ने ये वृद्धि की गई है 31 अगस्त 2024 तक। पहले इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था 20 फरवरी 2023 को।
अब इसके कार्यकाल को 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस आयोग का जो ढांचा है वो पहले की तरह ही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं सदस्य सचिव सहित, और एक पदेन सदस्य के रूप में विधि कार्य विभाग का सचिव होता है। फिर है भारत में 22वां जो विधि आयोग है, इसका गठन 2020 में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ये नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर है भारत में जो विधि आयोग होता है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, और ये भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय होता है। पहला जो विधि आयोग बना था वो 1955 में तब के अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित हुआ था, और 21वां विधि आयोग का कार्यकाल 2018 में समाप्त हुआ, 22वां बना था 2020 में। नेक्स्ट है KTF JKF आतंकी संगठन घोषित। भारत में UAPA के तहत खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को आतंकवादी श्रेणी में घोषित किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। पहले UAPA के तहत किसी संगठन को आतंकवादी घोषित किया जाता था, लेकिन अब जो है व्यक्तिगत श्रेणी में भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, और UAPA के तहत कुल 44 घोषित आतंकवादी संगठन हैं। खालिस्तान हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को भी आतंकवादी घोषित किया गया है, जो खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। रिंदा जो है वो लाहौर में निवास करता है। फिर है शिव सृष्टि यानी अम्बे गांव अर्थात पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक थीम पार्क है, जिसका लोकार्पण किया था अमित शाह जी ने, गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। इस थीम पार्क में शिवाजी महाराज से जुड़े हुए ऐतिहासिक तथ्यों को प्रमाणिकता के साथ संजोने का काम किया गया है। अब हम देख लेते हैं G20 की फरवरी माह में भारत में संपन्न कुछ बैठकें। एक तो बैठक हुई थी संस्कृति कार्य समूह की, जो आयोजित हुई खजुराहो में। ऐसे याद रख लेना, संस्कृति कहाँ पे है? खजुराहो में। भारतीय संस्कृति खजुराहो में, प्राचीन संस्कृति खजुराहो से प्रदर्शित होती है। फिर है वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक आयोजित हुई थी बेंगलुरु में, जो काफ़ी आपको चर्चा में रही होगी। गीता गोपीनाथ ने तब ट्वीट किया था साड़ी पहनकर। IMF की जो चीफ है गीता गोपीनाथन, उन्होंने, चीफ तो नहीं है, एक मुख्य अर्थशास्त्री है गीता गोपीनाथन, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें स्पेन और महिलाओं को साड़ी पहने दिखाया गया था। तो भारत के कल्चर को उसमें प्रमोट भी किया जाता है। G20 सशक्तिकरण की आरंभिक बैठक होती है आगरा उत्तर प्रदेश में 11-12 फरवरी को। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक हुई थी लखनऊ में, और G20 के वित्त व केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक हुई थी बेंगलुरु में। पहली बैठक थी, ये दूसरी बैठक है वित्त मंत्रियों की। फिर कृषि कार्य समूह की जो बैठक है वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। तो ये था राष्ट्रीय करंट अफेयर। हमने इस वीडियो में देखा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर। अब हम अगले वीडियो में राजस्थान का पूरा पोर्शन करेंगे, जिसमें राजस्थान का बजट भी समाहित होगा, और इसके अलावा आर्थिक श्रृंखला का जो वीडियो आएगा उसमें भारत का बजट भी समाहित होगा। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली।